अधिक पूरे प्रदेश को या पूरे गांव को तो नहीं बदल सकते हैं, पूरे ज़िलों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा शुरुआत अच्छा रहेगा। अगर नए नए हैं, अगर शुरुआत कर रहे हैं और थोड़ी बहुत जानकारी है तो जो भी डिजीज़ आती हैं उसको उस पर कार्य करके अपना एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है। जिससे कि ध्यान नहीं देना है कि शेड बना लिए और अच्छे मैट लगा दिए, इससे मतलब नहीं है। हमें ब्रीड तैयार करना है, वही क्रॉस ब्रीड रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ब्रीड पर काम किया जा सके तो फ़ायदा भी होगा और आगे गांव के साथ टाइम से और दोनों ड्राई हो गई या दोनों का बच्चा दिए हुए कई महीने हो गए तो उस समय पशुपालक को घाटा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला में और आज के हम वीडियो में एक ऐसे फार्म के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी छोटे स्तर से शुरुआत हुआ है। बोलेंगे तो एक गाय जो कि पंजाब से भैया ने खरीद करके लाया, दूसरी कुछ दिनों के बाद खरीद कर लाया, मतलब छोटे स्तर से इन्होंने शुरुआत किया। और इनके छोटे स्तर से शुरुआत करने का क्या मकसद है और लोगों को कैसे फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए। और इनके पास 6 महीनों का अनुभव है। हालांकि इनका अनुभव तो पीढ़ी दर पीढ़ियों का है, लेकिन 6 महीने से इनको करते हुए हो गया। तो इनके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं फार्मिंग को और कैसे ले रहे हैं, किस मायने में ले रहे हैं। हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो चलिए हम भैया से बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। जी नमस्कार, आपका भी हमारे फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम अनीत राय है और गांव उजियार, थाना नरही, जो कि ज़िला बलिया के अंतर्गत आता है। तो ये डेयरी फार्मिंग के लाइन में आप कब से हैं सर? जी डेयरी फार्मिंग के लाइन में तो अगर स्पेशली कहा जाए तो पिछले 6 महीने से हैं, लेकिन 1-2 गाय रखने का सिलसिला जो कि पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है। दादाजी रखते थे, पिताजी रखते थे, अब हम इस लाइन में आए हैं और भैया के साथ साथ हम इस कार्य को देखते हैं। तो आपके जैसे युवा सर सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, मैंने देखा है, और आजकल आंदोलन भी बहुत ज़्यादा होता है, आपने भी देखा होगा। तो आप इस क्षेत्र में क्यों आ गए, आपको ऐसा क्या लगा इस लाइन में सर? जी कहीं ना कहीं हम भी उसी युवा के साथी के लोग के साथ ही हैं। हम भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं और साथ साथ इस छोटा सा बिजनेस भी अपना शुरू करने का सोचे हैं। आखिर आपको ऐसा क्या इसमें दिखा, स्कोप लगा कि नहीं लगा, आखिर क्या लगा सर? जी कोई भी बिजनेस में स्कोप तो है, स्कोप भी होता है और घाटा भी होता है। और देखा जाए तो डेयरी फार्म में फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर एक तरह से कहा जाए तो। अच्छा। इसे अगर हम साल भर में बछड़ियाँ निकाल लेते हैं, एक बछड़िया एक गाय से निकाल लेते हैं तो लगभग हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, तो आपका प्रेरणा का स्रोत क्या है सर डेयरी फार्मिंग में? जी बचपन से शौक़ रहा है और अच्छी गाय हमारे यहाँ रही हुई हैं। अच्छा, तो और देखते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार जो कि फार्मिंग के लाइन में बहुत ही पीछे हैं, जबकि पंजाब हरियाणा को देखा जाए तो वहाँ पे विदेशों से आते हैं, कंपटीशन होता है और बहुत आगे हैं। हम लोग यहाँ देखा जाए तो हाईएस्ट मिल्किंग लगभग 24-25 के करीब जाता है, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो एक टाइम का 30-30 लीटर, 28-28 लीटर ऐसे देने वाली गाय हैं। तो बस उसी को, उन सब राज्यों को देख कर ही हम सोचे हैं कि यहाँ अधिक से अधिक पूरे प्रदेश को या पूरे गांव को तो नहीं बदल सकते हैं, पूरे ज़िलों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा शुरुआत कर सकते हैं जिससे कि अच्छी नस्ल तैयार किया जा सके। जी। तो 6 महीना सर आपने पहले शुरुआत किया, आपको मतलब इसमें परेशानी क्या आया? सबसे मुख्य सवाल ये होता है सर। परेशानी कहा जाए तो लगभग अभी 6 महीने में तो कोई उतना ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिला है। जी। और किसी भी तरह का परेशानी मतलब देखने को आपको 6 महीने में नहीं मिला? जी नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसे डेयरी फार्मिंग के लाइन में पशु का खरीदना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जी। तो पशुओं की खरीदारी कैसे करें और कहाँ से करें, ये आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा सर। देखिए सबसे पहले इस डेयरी फार्मिंग में आने से पहले तो ये होना चाहिए कि ब्रीड की पहचान होनी चाहिए। जी। ये मुख्य बातें हैं जो कि इसके बिना संभव ही नहीं है। किसी को हम बगल से ले गए कि चलिए हमारे लिए, तो वो हमें उसके विश्वास पे खरीदना पड़ेगा किसी भी गाय को। जी। और हमें लगता है कि जब अपने से नॉलेज लेंगे, उसके बारे में जानते रहेंगे तो हम अपने हिसाब से खरीदेंगे, क्योंकि हमारा पैसा है, दूसरे के हाथों में नहीं दे सकते हैं। जी। हमारा पैसा है, हम अपने मन से इन्वेस्ट करेंगे। और रही बात गाय की खरीदने की, तो बहुत लोग मंडी से खरीदते हैं
या घर घर घूम के जाते हैं, पता करके खरीदते हैं। जी जी। तो हमें लगता है कि मंडियों में थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या है कि फ्रॉडिंग ज़्यादा होती है मंडियों में। तो अच्छा रहेगा अगर नए नए हैं, अगर शुरुआत कर रहे हैं और थोड़ी बहुत जानकारी है तो किसान भाइयों से ख़रीदा जाए तो वो बेहतर रहेगा, जिससे कि किसानों का भी हेल्प हो सकेगा और बिचौलिया जो है उधर आपके साथ फ्रॉड भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये गाय जो उजली वाली देख रहे हैं, आपने कहाँ से ख़रीदा था सर? जी, ये गाय हमने पंजाब से लाया था। अच्छा, तो पंजाब से सिर्फ एक गाय लेकर के आए थे और कोई भी गाय थी सर? पंजाब से मतलब बगल के कुछ गांव से लोग ला रहे थे, उन्हीं के साथ हमने भी पसंद करके इसको लाया था। ये बगल फिर लाल वाली गाय कहाँ से खरीदे थे सर? ये 6 महीने बाद आई थी इसके। अच्छा। जो कि ये भी पंजाब से ही आई थी। अच्छा अच्छा। तो ये गाय की मिल्क कैपेसिटी मतलब क्या है, किस ब्यात की है ये? सेकेंड टाइमर है। फर्स्ट टाइमर में इसका 39 किलो 700 ग्राम का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट पीक, और इसका लगभग 29 के 30 के लगभग इसका फर्स्ट टाइम में था। अच्छा जी। तो अभी ये प्रेग्नेंट है? अभी ये सेकेंड टाइम में सेकेंड बार बच्चा देगी, जो कि इसमें 6 से 7 दिन पेंडिंग है। और ये अभी 3 मंथ की प्रेग्नेंट है। अच्छा जी। तो अब बात करें तो लोकल से भी गाय की खरीदारी आप कर सकते थे, फिर भी पंजाब की ओर आपने रुख किया, इसके पीछे क्या कारण था सर? सबसे ये मुख्य कारण तो ये है कि लोकल में ना खरीदने का कि हमारे तरफ अच्छी ब्रीड मिल नहीं पाती हैं जी। जो हमेशा देखिएगा कि इधर गांव के एरिया में कोई भी लगभग ज़िले में भी चले जाइए तो डेयरी फार्म वाले भी बहुत अच्छी अच्छी गाय नहीं रखते हैं। क्रॉस ब्रीड रखेंगे जो कि हम लोग के लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही वैसी गाय रहती थी। तो हमने सोचा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, कुछ इसमें विकास करने के लिए, तो हमने देखा परखा और उसके बाद पंजाब से लेने का इसका सोचा है। तो शुरुआत में सर आप 10 गाय भी ले सकते थे, एक ही गाय 2 गाय, ऐसा क्यों सर? देखिए, शुरुआत में 10 गाय लेने से, या कोई 20 भी ले सकता है जिसके पास पैसा हो, कोई 5 भी ले सकता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम किसान हैं, छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए बेस दिया जाता है, तो 1-2 गाय बहुत अच्छे तरीक़ा से मैनेज किया जा सकता है। अच्छा। और उसमें जो भी डिजीज़ आती हैं उसको उस पर कार्य करके अपना एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है। अच्छा। जिससे कि आगे आने वाले समय में हम गाय बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, तो इस कारण से आपने छोटे से शुरुआत किया। तो इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कितना किए होंगे? इन्वेस्टमेंट सर, जो गाय की कीमत है वही है, और फीडिंग पर आता है, और ये जो फॉर्म लगाने में लगभग 1-1.5 लाख रुपए लगे होंगे शेड लगाने में। अच्छा, तो ये तो आप बहुत बड़ा भी बना सकते थे, इसको आपने बहुत छोटा और देहाती तरीके से बनाया सर, इसके पीछे कारण आपका? जी, हम चाहते हैं कि पहले इसको हमें ब्रीड तैयार करना है, हमें शेड पे ध्यान नहीं देना है कि शेड बना लिए और अच्छे अच्छे मैट लगा दिए, इससे मतलब नहीं है। हमें ब्रीड तैयार करना है और आगे के जनरेशन को डेवलप करना है। इस वजह से हमने सोचा कि अगर ज़्यादा फॉर्म पे इन्वेस्ट करेंगे तो इन लोगों पे ध्यान नहीं जा पाएगा, इनके फीडिंग पे ध्यान नहीं जा पाएगा, मेडिसिन इनको चाहिए, मल्टीविटामिन्स चाहिए, ये सब हम नहीं ला पाएंगे। इस वजह से शेड में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके हम अपने गायों पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमें मुनाफा होगा। तो ये खुद किस ब्रीड की है ये वाली गाय सर? ये HF नस्ल की है और इसमें ये खुद ब्रूट सीमेन की है। अच्छा, और इसमें अपने सीमन कौन सा इंसेमिनेट? जी, अभी इस बार इसका एंडेवर का सीमन लगा हुआ है। अच्छा अच्छा जी। और ये लाल वाली की गाय सर जो बता रहे हैं इसके बारे में? ये लाल वाली टाइसन बुल की है। अच्छा। और इसमें इसका पहली बार का बछड़ी जो है वो जिग की है। अच्छा, ये जिग की है? जी। अच्छा, और इसमें अभी इसमें बून का सीमन लगा हुआ है। अच्छा, बून का आपने डाल रखा है। और ये जो छोटी वाली बछड़ी है बगल में, इसके बगल में है, वो क्या है? जी, ये साहिवाल नस्ल की बछड़ी है। अच्छा, साहिवाल की जी, जो कि शौकिया तौर पर एक साहिवाल ब्रीड को हम लोग डेवलप करने के लिए और इसके आगे से ब्रीडिंग करने के लिए रखे हुए हैं। मतलब अभी आप इस डेयरी फार्मिंग के लाइन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं? जी, एक तरह से कहा जा सकता है कि हर ब्रीड को आगे की तरफ बढ़ाया जा सके और आगे के अगल बगल के जो किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, उनको जागरूक किया जा सके कि वही क्रॉस ब्रीड रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ब्रीड पर काम किया जा सके तो फ़ायदा भी होगा और आगे गांव के साथ साथ जिला और प्रदेश का भी नाम रोशन होगा। तो इन 6 महीनों में अभी तक आपने मतलब क्या अनुभव किया डेयरी फार्मिंग के लाइन में, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा सर।
जी 6 महीने में अनुभव यही हुआ है कि इसको फीडिंग का पहले पता चलता है कि फीडिंग क्या क्या देना है। जी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बैलेंस डाइट दिया जाए। अगर अच्छी ब्रीड की नस्ल लाते हैं तो एक बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। जो कि अभी मार्केट में सप्लाई भी होती हैं अच्छी तरीके से, कंसंट्रेटेड फीड आती हैं, उसको दिया जा सकता है। और ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किसको कितना देना है, कितने लीटर वाली को कितना देना है। जी जी। कम दूध देने वाली को कम देना पड़ता है। उसके साथ हमें मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती हैं जो कि मस्ट है उसको देना। अगर मिनरल्स नहीं देंगे तो कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो मिल्किंग पर है पशु उसको डीसीपी दे सकते हैं, सीपी दे सकते हैं। और अगर डीसीपी ना मिले तो उसके अलावा कैल्शियम का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अभी जैसे आपने बैलेंस डाइट की बात किया तो आप क्या दे रहे हैं सर, और कितनी मात्रा में? हम अभी जो मार्केट में मिलता है, कंपनी का तो नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, उसका फीड देते हैं। और उसके साथ चुनी चलाते हैं 3 टाइप की, मूंग का, मसूर का और चना का। अच्छा। उसके साथ मिनरल्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं और डीसीपी है। जी जी। चलाते हैं इसको। अच्छा, क्या क्या मात्रा होता है सर आपका? ये बड़ी गाय है, लगभग हाई मिल्किंग है तो इसको 14-15 किलो लगभग रोज का जाता है। और उसके साथ 1-1 किलो चुनी जाता है। जी जी। और 100 ग्राम मिनरल्स जाता है और 200 ग्राम डीसीपी जाता है। हरा चारा भी देते हैं? जी, हरा चारा देते हैं, लगभग 15-17 किलो हरा चारा और 3 किलो के लगभग जाता है सूखा चारा। तो आपने हरा चारा का जो व्यवस्था किया 365 दिन का किया, क्या किया है? कोशिश तो रहती है सर कि 365 दिन भी किया जाए, लेकिन उसमें नहीं हो पाता है। और लगभग 8 से 9 महीने तो मिल जाते हैं हरा चारा। तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास मिल्क प्रोडक्शन कितना है? प्रेजेंट टाइम में एक गाय है जो कि ड्राई के ही कगार पे है और एक भैंस है, उसके दोनों का मिला करके 27-28 लीटर अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छा मिल्क हो जाता है। तो ये उजली वाली जो गाय है ये भी दूध कर रही है, नहीं कर रही है अभी ये ड्राई पर है, अभी तो बच्चा देने वाली है 6-7 दिन में। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद हमारा प्रोडक्शन जो है मिल्क का वो बढ़ जाएगा इसके ब्याने के बाद। जी। तो 27 से 28 लीटर दूध किस रेट से जाता है सर? जी, अलग अलग रेट है। भैंस का लगभग 60 रुपये जाता है और गाय का 40 रुपये चला जाता है। तो क्या खिलाने का खर्चा फिर अभी कितना करते होंगे सर? खिलाने का खर्चा परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग अभी हमें 70% लग जाता है मिल्किंग का। 70% लगा देते हैं, 30% ही आप ले पा रहे हैं इससे। मतलब एक जैसा कि लोगों के दिमाग में होगा कि बचत का मामला, तो मतलब बचत 365 दिन है या क्या, मतलब कुछ दिन नहीं है, कुछ ऐसा है, ये बताइए सर। बचत 365 दिन हम इसमें नहीं कह सकते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं कि एक ड्राई हो रही है और एक काविंग कर रही है, तब तो हम इसको 365 दिन ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कंसीव नहीं की टाइम से और दोनों ड्राई हो गई या दोनों का बच्चा दिए हुए कई महीने हो गए तो उस समय पशुपालक को घाटा भी हो सकता है। और घाटा नहीं भी हुआ तो बराबरी पर, घाटा और मुनाफा बराबरी पर चलने लगता है। अच्छा। तो अब रोग वगैरह की बात कर लेते हैं। तो रोग वगैरह आपने महसूस किया अभी तक 6 महीनों में कुछ भी? अभी तक तो महसूस नहीं हुआ है। टेम्परेचर का इशू रहता है एचएफ गायों में और जर्सी में। जी जी। जो कि अभी तो यहाँ पे उतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं, बस वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है क्योंकि अभी तो ठंडी है। आने वाले दिनों में गर्मी आने से पहले इसको फैन, कूलर और फॉगर लगाया जाएगा। बहुत सारे लोग गद्दा लगाते हैं, लेकिन आपने, मैं देख रहा हूँ कि आपने रेत डाल रखा है, मिट्टी, बालू। इसके पीछे आपका मकसद क्या है सर? जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है कि गद्दीदार कंबल हो, रजाई हो तो अच्छी नींद आती है। तो पशु लोग खा लेते हैं, उसके बाद उन लोग का जुगाली करना होता है। जितना रेस्ट करेंगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। जी जी। तो हमें लगता है कि रेत से बेहतरीन चीज़ कोई है नहीं इन लोगों को बैठने के लिए। जी जी। मतलब आप अपना अनुभव करके गायों के साथ में वैसा ट्रीट करते हैं? जी, जैसा हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कितना अच्छे से रहना चाहिए, ठीक उसी प्रकार इसको भी एक आदमी की तरह सेवा करना पड़ता है, तभी हमको मुनाफा हो पाएगा डेयरी फार्मिंग में। वरना कईयों के पास गाय भैंस बांधी रहती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बात सही है आपकी। तो अब अंततः आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर नए युवा साथी अगर आपके जैसे कोई डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो अगर कोई भी इस डेयरी फार्मिंग में युवा लोग आना चाहते हैं
तो उनका सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करना। अगर पहले से घर में गाय भैंस रह रही हों तो उसकी ब्रीड के बारे में जाने, जी क्या फीड देते हैं उसके बारे में जाने। अगर नहीं है तो गांव में तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो ब्रीड के बारे में नॉलेज रखते होंगे, फीड के बारे में नॉलेज रखते होंगे, तो उन लोगों से संपर्क करें और उस बारे में नॉलेज पहले इकट्ठा करें। 2-3 महीना नॉलेज लेने के बाद अगर इसको स्टार्ट किया जाए तो एक अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे युवा साथियों के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर।